टॉपिक डालेंगे चतुर्वेद तरंग सदिश। चतुर्वेद तरंग सदिश। चतुर्वेद तरंग सदिश। एक और नाम लिखो, चतुर्वेद तरंग आवृत्ति और फ्रीक्वेंसी। चतुर्वेद तरंग आवृत्ति। चतुर्वेद तरंग आवृत्ति। चतुर्वेद अच्छा फ्रीक्वेंसी बोला था। हाँ बिल्कुल बोला था, अभी ध्यान नहीं होगा, बोला था मैंने क्या किया। हाँ सुनो, बातें नहीं सुनो। हम जानते हैं कि किसी भी तरंग की जो कला है फेज, किसी भी तरंग की जो कला है, कला का मतलब जो फेज है, के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी, वो क्या एक संख्या प्राप्त होती है। क्या कहा मैंने? के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी एक संख्या प्राप्त होती है जिसका मान निर्देश तंत्र s और s देश में क्या होता है, समान होता है। इसका मतलब ये हुआ कि के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी क्या है, एक निश्चय राशि। किस राशि है? निश्चय। ठीक है। अब के वेक्टर डॉट आर वेक्टर का मतलब देखना है यहाँ पर। के वेक्टर का मतलब क्या है? के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, और आर वेक्टर का मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो के वेक्टर डॉट आर वेक्टर का मतलब के एक्स एक्स आई कैप डॉट आई कैप 1, के वाई वाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी बराबर क्या, निश्चय इनवेरिएंट। ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख दूं, आप देखो x को तो x1 के दोगे, y को x2 के दोगे, z को x3 के दोगे। यहाँ क्या बनाना है आपको? आयोटा सी बनाना है, ताकि उसको अपन क्या कहें, x4 कहें। ठीक है। तो देखो यहाँ पर के एक्स एक्स के वाई वाई के जेड जेड प्लस ये जो माइनस है इसको मैं आयोटा स्क्वायर के दूं, माइनस को मैं क्या कहता हूं, आयोटा स्क्वायर। तो मैं ये इसको आयोटा स्क्वायर के देता हूं। ये ओमेगा टी, अब इसमें सी नहीं है और आयोटा सी टी बनाना है, तो ऊपर नीचे क्या करें, सी से गुणा करते हैं। ठीक है, तो बराबर क्या कुछ भी कर देते हैं निश्चय। ठीक है। तो के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड प्लस देखो आयोटा ओमेगा अपॉन सी, एक आयोटा लिया मैंने ओमेगा और सी, और क्या बन गया दूसरा आयोटा सी। ठीक है, बराबर क्या, निश्चय। ठीक। अब यहां से देखो के एक्स को तो अपन क्या कहेंगे, केवल के एक्स को क्या कहेंगे, केवल के वाई को अपन क्या कहेंगे, के2, के थ्री को सॉरी के जेड को क्या कहेंगे अपन, के3, और आयोटा ओमेगा अपॉन सी को आप क्या कहोगे, के4। आयोटा ओमेगा अपॉन सी को के4, और साथ में x को क्या कहेंगे अपन, x1, y को x2, z को x3, और आयोटा ct को x4। तो अपने पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 प्लस k4 x4 बराबर क्या, निश्चय। मतलब समेशन म्यू बराबर 1 to 4 k म्यू। सही लाइव तो रट रखा है अपन नहीं, वो याद आ गया, हमेशा आई पे आता है, याद आ गया। k म्यू x बराबर क्या, तो इस समीकरण में जो केम्यू है उसको अपन क्या कहते हैं, चतुर्विम तरंग सदिश कहते हैं। क्या बोलते हैं, चतुर्विम तरंग सदिश कहते हैं।
और इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं के म्यू बराबर देखो के वेक्टर अल्टा ओमेगा अपॉन सी, क्योंकि इसके 4 घटक है आपके पास देखो के वाई के जेड और चौथा कौन सा अल्टा ओमेगा अपॉन सी। बाकी सबके 4 घटक तुम्हें याद होएंगे। हाँ वेग के 4 घटक बोलो गामा यू एक्स, दूसरा गामा यू यू वाई, तीसरा गामा यू यू जेड और चौथा आयता सी गामा यू। ठीक है, और इसका रूपांतर समीकरण आपको याद है इसे बताओ यू एक्स बेस बराबर यू एक्स माइनस बी अपॉन 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स, दूसरा यू आई डैश बराबर यू आई अपॉन गामा 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स, तीसरा यू जेड डैश बराबर यू जेड अपॉन गामा 1 माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर यू एक्स। यही है, प्रतिलोम आप निकाल ही सकते हो। और वेग के बाद अपन ने क्या पढ़ा संवेग, संवेग के 4 घटक px py pz, चौथा आयटा अपॉन सी। ठीक है, बल के 4 इसके समीकरण भी याद है क्या? नहीं सच में थोड़ी याद है। px डैश py डैश pz डैश और e डैश कल ही तो निकाली है, उसी के आधार पे तो आपने e डैश का स्क्वायर माइनस p डैश का स्क्वायर c स्क्वायर निश्चय प्रूफ किया था। और मैंने कहा था अगर याद नहीं होगा तो फिर निश्चय प्रूफ नहीं होगा आते हुए भी, फिर आसपास पूछते नजर आओगे कि px डैश कितना था। या फिर अगर नहीं आते हैं तो फिर रूपांतर समीकरण से निकालो। किससे? रूपांतर समीकरण से कैसे निकालोगे? mu डैश बराबर mu mu a की जगह क्या p, मतलब p mu डैश बराबर mu q p q, फिर उसको हल करो, फालतू का टाइम खराब वही रट लेंगे सीधा एंड पे। हाँ ठीक है, बल के 4 बोलो 4 घटक तो फिर कैसे मतलब अधूरा बोलते हो टुकड़ों में? चौथा बता दो तुम तो लास्ट, चौथा बता दो मुझे बल का। हाँ चलो लिखो। हम जानते हैं कि किसी तरह की कला, हम जानते हैं कि किसी तरह की कला फेज, हम जानते हैं कि किसी तरह की कला के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी, हम जानते हैं कि किसी तरह की कला के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी एक संख्या प्राप्त होती है, एक संख्या प्राप्त होती है। लिखते तुम समीकरण y बराबर साइन के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। हाँ लिखते थे ना, हाँ लिखते थे ना समीकरणों क्या जितने कोटि के ऊपर समीकरण प्राप्त होती थी तरंग के लिए, फर्स्ट में भी तो पढ़ी थी। एक संख्या प्राप्त होती है जिसका मान निर्देश तंत्र s व s डैश में, जिसका मान निर्देश तंत्र s व s डैश में समान रहता है, जिसका मान निर्देश तंत्र s व s डैश में समान रहता है, अर्थात के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी, अर्थात के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी एक निश्चर राशि है, एक निश्चर राशि है। यहां तक लिखना। बाद उपरोक्त क्या कहा था, कहां तक लिखना है? तुमने सुना नहीं? कहां तक लिखा है? बहुत तेज है, बहुत तेज है। मैंने कहा कुछ भी नहीं लिखा, मैंने नहीं बोला कि वहां तक लिखना है। कोई बात नहीं सर, काट देना आगे। उपरोक्त समीकरण में स्थित केम्यू सदिश को, उपरोक्त समीकरण में स्थित केम्यू सदिश को चतुर्विम तरंग सदिश या चतुर्विम तरंग आवृत्ति कहते हैं। उपरोक्त समीकरण में स्थित केम्यू सदिश को चतुर्विम तरंग सदिश या चतुर्विम तरंग आवृत्ति कहते हैं।
इसे व्यापक रूप में निम्न प्रकार लिखा जाता है। इसे व्यापक रूप में निम्न प्रकार लिखा जाता है। देखो के म्यू बराबर के वेक्टर आइटम योगेंद्र सर का बोलाएगा छुट्टी हो गया। फिर टॉपिक डालें, चतुर्विम तरंग सदिश की रूपांतरण समीकरण। चतुर्विम तरंग सदिश के रूपांतरण समीकरण। चतुर्विम तरंग सदिश के रूपांतरण समीकरण। तो रूपांतरण समीकरण क्या है अपने पास, बोलो। अपन जानते हैं एम यू डैश बराबर एम यू न्यू एन ए बराबर के, यहाँ ए बराबर क्या है के, ठीक है। तो फिर क्या है यहाँ पर अपने पास के न्यू डैश बराबर एम यू न्यू के, ठीक है। इसको लिखे अपन के 1 डैश के 2 डैश के 3 डैश के 4 डैश, ठीक है। और ये गामा 0 0 आयटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 1 0 माइनस आयटा बीटा गामा 0 0 गामा। याद होगी बढ़िया। K1 K2 K3 K4, ठीक है। यहाँ देखो सबसे पहले जो K1 है वो क्या है Kx, यहाँ से देखा करो ना। और ये K2 को Ky, K3 को Kz, K4 को, तो इसके भी 4 घटक है अपने पास, याद होने चाहिए। चौथा घटक एटॉमिक कौन सी है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं K1 डैश Kx डैश K2 डैश Ky डैश K3 डैश Kz डैश K4 डैश आयोटा ओमेगा डैश अपॉन, ठीक है। सबसे पहले इसको हल करते हैं अपन। K1 डैश बराबर बोलो गामा 0 K2 0 K3 फिर आयोटा बीटा गामा K4 K1 डैश के एक्स डैश, ठीक है। गामा के 0 कर दे 0, इसको भी 0 आयोटा बीटा गामा K4 ठीक है। यहाँ लिखते हैं के एक्स डैश बराबर गामा के एक्स प्लस माइनस हो जाएगा सीधा माइनस कर देता हूँ माइनस। देखो यहाँ से ये v अपॉन सी स्क्वायर ओमेगा और गामा है इसी, ठीक है। मतलब गामा v अपॉन सी स्क्वायर और ये ओमेगा के एक्स डैश बराबर गामा के एक्स माइनस v अपॉन सी स्क्वायर ओमेगा। इक्वेशन नंबर के वाई डैश बराबर बोलो 0 K1 फिर 1 K2, यहाँ से देखो ये 0 K1 1 K2 0 K3 0 K4 0 K3 0 K4। KY डैश को नहीं, यहाँ KY डैश नहीं गया K2 है K2, तो K2 डैश को अपन क्या लिखेंगे KY डैश 0 यहाँ KY 0 0 KY डैश बराबर
ऐसे ही के 3 डैश बराबर 0 K1 0 K2 1 K3 0 K4 के Z डैश बराबर के Z लिख दो ना डायरेक्ट, ये बस है समीकरण के 4 डैश बराबर देखो माइनस का आयोटा बीटा गामा K1 0 K2 0 K3 गामा K4 ठीक है। K4 आयोटा ओमेगा डैश माइनस आयोटा बीटा गामा K 0 गामा आयोटा ओमेगा आयोटा ओमेगा अपॉन सी सब में आ रहा है, हटा दे ओमेगा डैश बराबर माइनस आयोटा अपॉन सी सब में आ रहा है क्या पहले बोलो हटा दे मैंने ये ओमेगा डैश बराबर, तो यहाँ से क्या बचा अपने पास माइनस का है सही है, अरे बातें नहीं गामा केक्स ठीक है और हाँ वी भी है सब पढ़े और ये यहाँ से प्लस का गामा और ये ओमेगा, तो ओमेगा डैश बराबर अपन गामा कॉमन लेते हैं ओमेगा माइनस बी इक्वेशन नंबर 4 ठीक है। तो अपने को ये लास्ट समीकरण बहुत याद होनी चाहिए, बाकी हो या ना हो ओमेगा डैश बराबर कितना गामा ओमेगा माइनस बी के, क्योंकि ये ड्रॉपलर में काम आएगी, इसमें ड्रॉपलर इफेक्ट पढ़ा जाएगा आएगी ड्रॉपलर प्रभाव आगे जाए कंप्लीट करो टॉपिक डालें इसके बाद डॉपलर प्रभाव डॉपलर डॉपलर प्रभाव देखो जब श्रोता मतलब ऑडियंस जब श्रोता और स्रोत का मतलब सोर्स स्रोत का मतलब सोर्स जब श्रोता और स्रोत के बीच सापेक्ष गति होती है, जैसे मान लो एक ही दिशा में गतिमान हो या एक इधर हो या एक इधर दूसरी दिशा में गतिमान हो या एक इस दिशा में गतिमान हो एक ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिमान हो अनुप्रस्थ वगैरह, ऐसा अनुदैर्घ्य डॉपलर प्रभाव अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव होता है। तो मैंने क्या कहा कि जब श्रोता मतलब ऑडियंस और स्रोत मतलब सोर्स के बीच सापेक्ष गति होती है तो श्रोता को स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन का आभास होता है, तो इसे क्या कहते हैं अपन डॉपलर प्रभाव कहते हैं। क्या कहा मैंने श्रोता को स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन का आभास होता है, तो क्या कहते हैं इसको श्रोता को स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन का आभास होता है, तो डॉपलर प्रभाव कहते हैं। और अपन जानते हैं कि जो चतुर्थ तरंग आवृत्ति है अपने पास ओमेगा डैश बराबर कितनी है गामा ओमेगा माइनस बी कैक्स, इसको मैं व्यापक रूप में लिख रहा हूं ओमेगा डैश बराबर गामा ओमेगा माइनस बी वेक्टर डॉट के वेक्टर, क्योंकि अपन को यहाँ पर क्या स्टडी करनी होती है कि जैसे श्रोता स्रोत की ओर गतिमान हो तो उसमें थीटा की जरूरत पड़ेगी कि कितना कोण है दोनों के बीच में, अगर एक ही दिशा में है तो थीटा 0, श्रोता स्रोत से दूर जा रहा हो मतलब विपरीत दिशा में जा रहा हो तो थीटा कितना 180 डिग्री, या फिर दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो यहाँ पर अपन ने क्या लिखा वी वेक्टर डॉट के वेक्टर। तो ओमेगा डैश बराबर गामा ओमेगा माइनस वी के कॉस थीटा, यहाँ थीटा श्रोता व स्रोत के
मध्य श्रोता वो स्रोत के मध्य ये कैसे शुरू है? अच्छा वो अलग से ये हिंदी बढ़िया ना श्रोता हाँ हमारे तो वजह सुनते हैं। अब देखो यहाँ पर ओमेगा डैश बराबर 2 पाई न्यू डैश और ओमेगा बराबर कितना होता है 2 पाई न्यू और के बराबर अपन जानते हैं 2 पाई अपॉन लेम्डा। यहाँ पर एक रिलेशन और जानते हैं न्यू बराबर सी अपॉन लेम्डा तो के बराबर 2 पाई लेम्डा की जगह मान रखें तो सी अपॉन इसी से लिखा है मैंने ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो क्या होगा ओमेगा डैश बराबर मतलब सॉरी 2 पाई न्यू डैश बराबर क्या गामा ओमेगा 2 पाई न्यू माइनस वी के 2 पाई न्यू अपॉन सी और ये cos 2 पाई सब में आ रहा है पूरा कैंसिल कर देते हैं तो क्या आएगा न्यू डैश बराबर गामा न्यू माइनस वी अपॉन सी न्यू cos थीटा। ठीक है न्यू भी कॉमन इन दोनों में यहाँ से तो न्यू भी अपन कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से अपने पास न्यू डैश बराबर गामा तो है ही सही और न्यू मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 1 माइनस वी अपॉन सी तो न्यू बराबर न्यू डैश अपॉन गामा और क्या 1 माइनस वी अपॉन सी cos थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके आधार पर अपन क्या करेंगे अलग अलग केस लेंगे कि थीटा अगर 0 हो तो क्या होगा थीटा अगर 90 है तो कितना होगा थीटा 180 है तो फिर क्या होगा तो लिखे पहले जब श्रोता क्वेश्चन में लिखो ओ ऑडियंस तो ऐसे ऑडियो थोड़ी श्रोता को फिर यहाँ प्रेक्षक बोलते हैं ना तो प्रेक्षक के लिए जैसे ऑब्जेक्ट तो फिर ऑडियंस जब श्रोता व स्रोत के बीच जब श्रोता व स्रोत के बीच स्रोत मतलब है सोर्स जब श्रोता व स्रोत के बीच सापेक्ष गति होती है जब श्रोता व स्रोत के बीच सापेक्ष गति होती है तो श्रोता को स्रोत की आवृत्ति में जब श्रोता व स्रोत के बीच सापेक्ष गति होती है तो श्रोता को स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन का आभास होता है जब श्रोता व स्रोत के बीच सापेक्ष गति होती है तो श्रोता को स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन का आभास होता है इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हम जानते हैं कि चतुर्विम तरंग आवृत्ति निम्न होती है हम जानते हैं कि चतुर्विम तरंग आवृत्ति निम्न होती है पूरा लिख लीजिए तो दोनों का वेग समान रहेगा तो क्या इसके बाद लिखेंगे अब हम निम्न परिस्थितियों पर विचार करेंगे अब हम निम्न परिस्थितियों पर विचार करेंगे। पहला है अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव। अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव लॉन्गिट्यूडिनल डॉपलर इफेक्ट। इसमें भी पहला जब श्रोता
मतलब प्रेक्षक, जब स्रोत की ओर गति कर रहा हो, जब स्रोत स्रोत की ओर गति कर रहा हो, 180 आएगा। तो ऑडियंस है, मान लो ये सोर्स है, तो ये इसकी तरफ गति कर रहा हो, तो बी और के क्या है, एक ही दिशा में होंगे, तो फिर उस स्थिति में थीटा कितना होगा आपके पास, 0 डिग्री। तो फिर क्या आएगा, न्यू बराबर न्यू डैश अपॉन गामा 1 माइनस बी अपॉन सी बी अपॉन सी cos 0 कितना 1। गामा का मान जानते हो आप? कितना होता है, न्यू बराबर न्यू डैश 1 अपॉन करोगे अंडर रूट माइनस स्क्वायर अपॉन सी, तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी अपॉन सी, न्यू बराबर न्यू डैश। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार जोड़ दे एक बार घटा दे, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है। तो 1 माइनस बी अपॉन सी और 1 प्लस बी अपॉन सी और अपॉन 1 माइनस बी अपॉन सी, ठीक है। तो यहाँ लिख दूं न्यू बराबर न्यू डैश अपॉन, यहाँ देखना इस चीज को मैं अंडर रूट 1 माइनस बी अपॉन सी अंडर रूट 1 माइनस बी अपॉन सी लिख दूं, तो ये तो एक तो कैंसिल हो जाएगा और फिर पूरा एक साथ क्या आएगा, अंडर रूट पूरे पे लगा दूं 1 प्लस बी अपॉन सी अपॉन 1 माइनस बी अपॉन कर दिया ना। हाँ सही है, ठीक है। डायरेक्ट लिखो क्या ये बनाएंगे, हाँ बना लो ना समझने के साथ, नहीं बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं। हो गया के सेकेंड, जब श्रोता स्रोत से दूर जा रहा हो, जब श्रोता स्रोत से दूर जा रहा हो, कितना हुआ थीटा 180 डिग्री। न्यू बराबर न्यू डैश अपॉन गामा और 1 माइनस बी अपॉन सी कॉस 180 डिग्री। तो न्यू बराबर न्यू डैश अपॉन गामा 1 प्लस बी अपॉन सी कॉस पाई कितना होता है -1। तो न्यू बराबर न्यू डैश गामा का मान 1 अपॉन अंडर रूट माइनस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और ये 1 प्लस बी अपॉन सी। तो देखो यहाँ से न्यू बराबर न्यू डैश, इसको क्या लिखते हैं अपन 1 माइनस बी अपॉन सी और 1 प्लस बी अपॉन सी अपॉन 1 प्लस बी अपॉन, तो इसको अंडर 1 प्लस बी अपॉन सी अंडर 1 प्लस बी अपॉन सी लिखते हैं अपन, एक कट जाएगा तो फिर न्यू बराबर न्यू डैश ये जाएगा, सही आ गया देख लो पूरा।
हो गया। तीसरा मतलब के सेकंड लिख लो क्योंकि अनुदेर्य में था। पहला था ना अनुदेर्य डॉपलर प्रभाव, अनुदेर्य में भी आपने मतलब दो केस लिखे थे। अब सेकंड अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव, अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव, ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट। थीटा कितना? थीटा करता हूं मैं 90 डिग्री। अनुप्रस्थ का मतलब लंबवत है, तो cos 90 कर दो यहाँ। cos 90 कितना होता है? 0। तो सिर्फ क्या बचा अपने पास? ये 0 हो गया, u डैश अपॉन गामा। और गामा कितना होता है? न्यू बराबर u डैश अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर अपॉन कल इसका पार्ट फर्स्ट खत्म हो जाएगा। तेरी बुक खत्म कब हुई? करनी है क्या? ये तो देख लो, पेपर वगैरह तो कर लेंगे। होगा उसकी चिंता है कोई वही नहीं। दुआ कर रहे हो कि दूसरा वायरस आ जाए। आएगा दुआ क्या करनी मेरे करने पड़ेगा ले ले मेरे को नहीं पड़ा तो ऐसा हो जाए तो नारायण चढ़ा है बहुत सारे। मैं तो डेरी में चढ़ाऊंगा। और बताइए कम से कम 2 साल तक तो लॉकडाउन ही रहे। अरे हाँ इनको डिग्री चाहिए। डिग्री का क्या फायदा? देखो पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है। हाँ बातें रहे क्वेश्चन लिखेंगे। यदि कण का वेग, हाँ क्वेश्चन, यदि कण का वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम हो तो, यदि कण का वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम हो तो सिद्ध कीजिए कि अनुदैर्घ्य डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित होता है। अनुदैर्घ्य डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित होता है जबकि अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है। जबकि अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित नहीं होता है। करो घर से करना है, मैं अभी करूँ। आ गया टाइम मिला भी तो तुम्हारे पास कितना टाइम बचा? टाइम दो अभी केमिस्ट्री में कम पड़ता है, अभी टाइम कोई उधर रिपोर्ट करना है। 10 रहता है तो 5 बता दो। हाँ बोलो कर लोगे या मैं कराऊं? फटाफट करा दो। आप कर रहे हो तो ज्यादा, हम तो कल करेंगे। फटाफट करा दो। देखो अनुदैर्घ्य डॉपलर प्रभाव में सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं जब थीटा बराबर 0। इसके पहले आप लोगों को क्या दिया उसने कि v लेस देन क्या है c है। कण का वेग प्रकाश के वेग से क्या है? बहुत कम है। v अपॉन c क्या होगा? छोटा यही है मतलब जो उच्च घात होगी
अब पहले दीपक पर में लगाएंगे अपन यहाँ पर, क्योंकि अंडर रूट आ रहा है, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो न्यू बराबर न्यू डैश अंडर रूट 1 प्लस v अपॉन c अपॉन 1 माइनस v अपॉन c। अरे ये तो मतलब 180 डिग्री वाला q बराबर न्यू डैश, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1 प्लस v अपॉन c की घात 1 बटा 2 और 1 माइनस v अपॉन माइनस 1 बटा 2। अब आप जानते हो 1 प्लस x की घात जो n है nx, उच्च घात के पदों को ठीक है। तो न्यू बराबर न्यू डैश, ये 1 प्लस कितना होगा v अपॉन 2c, उच्च घात के पदों को लगाते हैं, और 1 माइनस v अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है। तो न्यू बराबर न्यू डैश, इसको इसे इंटू करते हैं अपन 1 को, तो 1 प्लस v अपॉन 2c प्लस v अपॉन 2c प्लस v स्क्वायर अपॉन 4। एक मिनट, तो यहाँ से ये हाँ मुझे पता है, कोई लाइन सीधे लिखते हैं तो क्या करते हैं 1 प्लस v अपॉन c है ना। और ये देखो इस चीज को मैं यहाँ पर v एक बार तो लिखता हूँ v स्क्वायर अपॉन 4c स्क्वायर, तो v लेस देन c है अपने पास, मतलब v अपॉन c लेस देन 1 है, तो उच्च घात के पदों को अपन क्या मानते हैं, मतलब v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर क्या 0, यहाँ लिख लेना, क्योंकि v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर तो ये टेंस टू क्या 0। तो न्यू बराबर न्यू डैश 1 प्लस v अपॉन c को नंबर में कर देंगे, नहीं करेंगे नहीं, जब दीपक पर में अपन जब लगाते हैं तो 1 प्लस nx इसको रखते हैं, उसको रखते हैं, और उच्च घात के पदों को अपन क्या मानते हैं, तो वहां पर v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर है। सारा इसको दीपक के बिना कर दिक्कत क्या है, किसको डायरेक्ट आ जाता है, फिर उसकी कंडीशन की शर्त है क्या, मतलब उसको लगाने का मतलब ही क्या है, ये कब लगती है 1 प्लस x की घात जब x लेस देन 1 हो, तभी तो लगता है ये दीपक पर में, तो वहां पर फिर उसको देने का मतलब ही क्या है, और डायरेक्ट यहाँ और फिर अगर v अपॉन c v लेस देन अगर c होता है फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाता पूरा, क्योंकि जब v लेस देन c होता है जब डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित होता ही नहीं, और अगर तुम ये लेते ही नहीं तो फिर डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित होता अनुप्रस्थ नहीं होता। तो जब थीटा कितना हो 180 डिग्री हो तो न्यू बराबर न्यू डैश अंडर रूट 1 माइनस v अपॉन c और 1 प्लस v अपॉन c। देखो यहाँ पर आवृत्ति में परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित है। इसकी बात करते हैं, न्यू बराबर न्यू डैश, इस पे क्यों नहीं होगा, क्वेश्चन में दे रखा है कि अनुदैर्ध्य तो प्रेक्षित होता है, मैं नहीं बोला सर इसमें नहीं होगा, तो ऐसा है क्या बात 1 माइनस v अपॉन c की घात कितनी है 1 बटा 2 और 1 प्लस v अपॉन c की घात कितनी माइनस 1 बटा 2। न्यू बराबर न्यू डैश 1 माइनस मेरे बहुत फोटो खींच रहे हैं v अपॉन 2c, उच्च घात के पदों को लगाएंगे, 1 माइनस v अपॉन 2c उच्च घात के पदों को लगाएंगे। न्यू बराबर न्यू डैश 1 माइनस v अपॉन 2c माइनस v अपॉन 2c प्लस v स्क्वायर अपॉन 4c स्क्वायर। तो न्यू बराबर न्यू डैश 1 माइनस v अपॉन c, इसको नगण्य मान लिया, उच्च घात के पदों को v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरा क्या है, अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव, थीटा बराबर कितना 90 डिग्री, तो न्यू बराबर न्यू डैश अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ये उच्च घात के पद अपने पास, तो v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर को क्या मान ले नगण्य, तो फिर क्या बचा, क्योंकि v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर टेंस टू कितना 0, तो न्यू बराबर कितना न्यू डैश, न्यू बराबर न्यू डैश। इसका मतलब देखो श्रोता को स्रोत की आवृत्ति में परिवर्तन का आभास नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव तो क्या हो रहा है प्रेक्षित हो रहा है, अनुदैर्ध्य डॉपलर प्रभाव तो प्रेक्षित हो रहा है, जबकि अनुप्रस्थ डॉपलर प्रभाव प्रेक्षित नहीं हो रहा है। हाँ पूरा इसको समीकरण मान लेना 1 2 और इतना लेट हो गया।
9 बज 10 ग्यारह नहीं बजी? 10 हाँ यहाँ पे लिखो, एक लाइन लिखानी जो कल लिखा दूंगा।